Hello friends, welcome to my channel again. Here is Varsha. Today I want to discuss about clinical approaches of shoulder pain. आज हम बात करने जा रहे हैं कि शोल्डर पेन जो होता है उसके पीछे क्लिनिकल अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट पार्ट ऑल्सो. अगर हम असेसमेंट प्रॉपर बनाते हैं तो हम ट्रीटमेंट भी प्रॉपर कर पाएंगे. और कई सारी क्लिनिकल अप्रोचेस ऐसे होती हैं कि हम कई बार मिस आउट कर देते हैं. सो क्लिनिकल अप्रोचेस में हम ये सारे कॉजेस पढ़ेंगे कि जो शोल्डर पेन होता है वो किस किस रीज़न के वजह से हो सकता है. देयर आर मैनी कॉजेज एंड मैनी स्ट्रक्चर्स दैट कॉज शोल्डर पेन. सो लेट्स सी. क्लिनिकल अप्रोचेस ऑफ शोल्डर पेन को पढ़ने से पहले हम शोल्डर जॉइंट की एनाटमी देख लेते हैं. इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे. क्लैविकल का लेटरल एंड, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस. सो क्लैविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस आर कंबाइंडली मेक द शोल्डर जॉइंट. आज हम बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल अप्रोचेस ऑफ शोल्डर पेन कि शोल्डर पेन जो होता है उसके पीछे क्लिनिकल अप्रोचेस क्या क्या हैं और शोल्डर पेन के पीछे रीज़न क्या क्या हो सकता है. हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो शोल्डर पेन होता है वो किस किस फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेटर कफ मस्कुलेशन. सबसे पहले हम रोटेटर कफ के बारे में बात करते हैं. या तो रोटेटर कफ में कोई टेंडिनोपैथी हो जाएगी जिसके वजह से शोल्डर पेन अराइज होगा, या फिर रोटेटर कफ में स्ट्रेन हो जाएगा, या फिर रोटेटर कफ में कैल्सिफाइड टेंडिनोपैथी हो जाएगी. तो रोटेटर कफ में 4 मसल्स आती हैं: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस. अगर इन चारों मसल्स में कहीं पे भी स्ट्रेन होता है या कोई टेंडिनोपैथी होती है सो हमें पेन कहाँ होगा? शोल्डर जॉइंट. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी. अगर किसी भी कॉज के वजह से शोल्डर इंस्टेबिलिटी होती है, या तो एंटीरियर इंस्टेबिलिटी होगी या फिर पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी होगी ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू मसल्स पुल, या फिर कोई भी ऐसी इंजरी जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी कॉज हुई हो, सो उसके वजह से भी पेन अराइज होगा शोल्डर जॉइंट में. थर्ड वन हम बात करने जा रहे हैं स्टिफनेस. स्टिफनेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा फ्रोजन शोल्डर. अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो भी शोल्डर में पेन होगा. दूसरा है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन. अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है या किसी भी तरीके का स्प्लिंट या कोई भी ऐसी चीज जिसके ड्यू टू लॉन्ग टाइम तक शोल्डर इमोबिलाइजेशन में रहा हो सो उसके वजह से स्टिफनेस कॉज हो सकती है. अब हम बात करने जा रहे हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरी. अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर रीजन पर किसी भी तरीके की इंजरी हुई है तो भी शोल्डर पेन होगा. और जो हमारी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरीज होती हैं ये 6 टाइप की होती हैं: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6. नेक्स्ट वन, अगर शोल्डर पेन हो रहा है तो उसके पीछे एक कॉज हो सकता है रेफर्ड पेन. जो रेफर्ड पेन होता है वो क्यों होता है? ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से हो सकता है. तो ट्रिगर पॉइंट में भी मेन 3: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस या फिर डेल्टॉइड मसल्स. अगर ये 3 मसल्स में ट्रिगर पॉइंट अराइज हो रहे हैं तो भी हमें शोल्डर पेन हो. एंड नेक्स्ट वन हम बात करने जा रहे हैं इम्पिंजमेंट. अगर शोल्डर जॉइंट में किसी भी तरीके का इम्पिंजमेंट हो रहा है, ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है एंड इट इज ए ग्लिनोइड कैविटी. अगर किसी भी कॉज के वजह से यहाँ पर इस जॉइंट में इम्पिंजमेंट होता है तो उसके वजह से भी शोल्डर पेन हो. सो नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लिनोइड लैब्रम इंजरीज. जैसे ये हमें पता है कि शोल्डर जॉइंट पे ग्लिनोइड लैब्रम स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करता है. So, अगर ग्लिनोइड लैब्रम इंजरी हुई है सो उसके वजह से भी शोल्डर पेन अराइज होगा. नेक्स्ट वन हम बात करने जा रहे हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट डिस्लोकेशंस. जो हमारा ये हेड ऑफ ह्यूमरस है या तो ये डिस्लोकेट हो जाएगा एंटीरियर साइड में या फिर डिस्लोकेट हो जाएगा पोस्टीरियर साइड में. अगर डिस्लोकेशन होती है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट की तो उसके वजह से भी शोल्डर पेन होगा. नेक्स्ट वन हम बात करने जा रहे हैं फ्रैक्चर्स. कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट की कंप्लेंट होती है, पेशेंट हमारे पास आता है, बोलता है हम
आउट स्ट्रेच्ड हैंड, यानी कि गिरे थे जब तो उनका हाथ इस तरीके से था। या फिर होता है कि बोलते कि डायरेक्ट हिट हो गया था, या कोई भी ऐसा कॉज जिसके वजह से फ्रैक्चर हुआ हो, या फिर सडनली जर्क या पुल, या उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ हैवी वर्क किया हो, सो उसके वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लैविकल की बात करते हैं। तो क्लैविकल के लेटरल एंड पर अगर फ्रैक्चर होता है, यानी कि डिस्टल एंड पर फ्रैक्चर है, तो उसके वजह से भी शोल्डर पेन अराइज होगा। और सो अगर क्लैविकल फ्रैक्चर हुआ है तो उसके वजह से भी शोल्डर पेन अराइज होगा। अभी तक हमने जो बात करी ये थे मोस्ट कॉमनली कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से शोल्डर पेन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ लेस कॉमन कॉजेज जिसको हम कई बार अवॉइड कर देते हैं, या कई बार हमारे माइंड में ही नहीं आता, या फिर हमसे कई बार मिस्ड आउट हो जाता है। सो इन पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहले है बाइसेप्स टेंडिनोपैथी। हो सकता है कि किसी को बाइसेप मसल्स में टेंडिनोपैथी हुई हो, उसके वजह से शोल्डर पेन हो रहा हो और वो शोल्डर के मूवमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो। तो कई बार इन केसेस में क्या होता है, अगर पेशेंट आया और उसने बोला कि मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी शोल्डर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो मोस्ट कॉमन हम उसको फ्रोजन शोल्डर समझ लेते हैं, बट हो सकता है उसके पीछे बाइसेप्स टेंडिनोपैथी हो। नेक्स्ट वन, रप्चर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। हो सकता है कि बाइसेप मसल्स का लॉन्ग हेड रप्चर हो गया हो, जिसके वजह से उसको शोल्डर के मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट हम बात करें पेक्टोलिसिस मेजर टियर। अगर पेक्टोलिसिस मसल्स जो कि हमारी चेस्ट की मसल्स होती हैं, अगर उसमें टियर हुआ है तो उसके वजह से भी उसे शोल्डर पेन हो सकता है। सो नेक्स्ट वन हम बात करने जा रहे हैं सब स्कैपुलरिसिस मसल्स टियर। हो सकता है कि सब स्कैपुलरिसिस मसल्स में टियर हुआ हो और उसके वजह से शोल्डर पेन अराइज हो रहा हो। लेवेटर स्कैपुलाई सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, नर्व इंट्रैपमेंट। अगर किसी भी तरीके से नर्व इंट्रैपमेंट हो रही है, या तो सब स्कैपुलरिसिस नर्व, लॉन्ग थोरेसिस नर्व, एक्सिलरी नर्व, अगर ये सारी नर्व्स जो हैं कहीं ना कहीं इंट्रैप्ड हो रही हैं किसी भी कॉज के वजह से, तो उसके भी शोल्डर पेन होगा। थोरेसिस आउटलेट सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट को थोरेसिस आउटलेट सिंड्रोम है तो उसके वजह से भी शोल्डर पेन होगा। नेक्स्ट है एक्सिलरी वेन थ्रोम्बोसिस। हो सकता है कि जो एक्सिलरी वेन है उसमें किसी भी रीज़न की वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया हो, तो भी शोल्डर पेन होगा। सो नेक्स्ट है फ्रैक्चर अराउंड शोल्डर जॉइंट। अगर शोल्डर जॉइंट के अराउंड फ्रैक्चर हुआ है तो वो भी एसोसिएट करेगा हमारा शोल्डर पेन के साथ। मोस्टली स्पोर्ट्स में जो ट्रैप शूटिंग करते हैं और जब गन को सपोर्ट देते हैं शोल्डर से और उसके बाद जब शूट करते हैं, एक बैकवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगता है जिसके वजह से मोस्ट कॉमनली चांसेस होते हैं कि फ्रैक्चर हो। ओके, नेक्स्ट है क्रश इंजरीज। हो सकती है कि शोल्डर जॉइंट पे किसी भी तरीके की क्रश इंजरी हुई हो, या फिर आउट स्ट्रेच्ड हैंड से कोई पेशेंट गिरा हो तो उसके वजह से भी शोल्डर पेन होगा। या फिर कोई डायरेक्ट हिट, किसी ने शोल्डर पे डायरेक्ट हिट किया हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डायरेक्ट शोल्डर पे आके गिरा हो तो उसके वजह से भी शोल्डर पेन अराइज होगा। क्लिनिकल अप्रोचेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असेसमेंट एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो कॉजेज़ होते हैं उनके साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो एसोसिएट करते हैं और कई सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो उसको इंटरनल रोटेशन और अबडक्शन करने में पेन होगा, और अगर किसी को रोटेटर कफ टियर हुआ है या फिर किसी को बाइसेप्स टेंडिनोपैथी है तो उसको भी शोल्डर मूवमेंट्स करने में पेन होगा। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड clinical approaches is very helpful to make the correct and perfect assessment। हमें क्लिनिकल अप्रोचेस को माइंड में रखना है, और जैसे ही हम क्लिनिकल अप्रोचेस को माइंड में रखते हैं और असेसमेंट बनाते हैं तो हमारा असेसमेंट परफेक्ट बनेगा। सो मेरा आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। इफ़ यू थिंक माई वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव सो प्लीज़ press the thumb like button on your screen and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the instant notification of my next video.